हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने कार्य के प्रकार पढ़े थे। कार्य 5 प्रकार के थे, वो हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या कर लिया, उसको खत्म कर लिया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास रहेगी वो है कंप्लीटली एनर्जी के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। मतलब ऊर्जा की पूरी जानकारी हमें आज की क्लास के अंदर लेना है। एनर्जी, ऊर्जा। लेकिन ये एनर्जी पढ़ने से पहले हमें कार्य के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। कार्य का फॉर्मूला बताया था ना, W बराबर Fs। ठीक है, ये कार्य के लिए जितने भी फॉर्मूले हमने अप्लाई किए थे उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो देख लेते हैं, फिर वो कंप्लीट करके कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, उनको कंप्लीट करके फिर हम चलते हैं इसके अंदर, एनर्जी के अंदर। तो मान लो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 5 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को 5 न्यूटन बल लगाकर 2 मीटर तक विस्थापित, किसी वस्तु को 5 न्यूटन बल लगाकर 2 मीटर दूरी तक विस्थापित किया जाता है, तो उस वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कर। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 5 न्यूटन बल लगाकर 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया जाता है। कोई वस्तु है, उस पर हमने बल लगाया। बल कितना लगाया? 5 न्यूटन। तो जैसे ही बल लगाना तो वो वस्तु कितनी दूरी तक विस्थापित हो गई? 2 मीटर तक। तो हमने कितना काम कर लिया? 5 न्यूटन बल लगाकर 2 मीटर तक विस्थापित करके हमने उस वस्तु पर कितना कार्य किया है वो निकालना है। ठीक है, तो कार्य आप निकाल रहे, इसका सोल्यूशन दोगे आप, कार्य की गणना करोगे तो कार्य का फॉर्मूला डाल दो, W इक्वल F इंटू S। F क्या है? बल, S क्या है? विस्थापन। दोनों का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो W बराबर F कितना, हमने बल कितना लगाया है? 5 न्यूटन। और कितनी विस्थापित हुई? 2 मीटर। यानी कि 5 इंटू 2 मतलब 5 इंटू 2, W इक्वल 10। और 10 क्या है? कार्य का मात्रक हमने क्या निकाला था? कार्य का मात्रक निकाला था जूल। ये लो, तो ये आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। मतलब हमने किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाकर उस वस्तु को 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करने में उस वस्तु पर 10 जूल काम किया हमने। 10 जूल काम किया। इस जूल की जगह आप न्यूटन मीटर भी लगा सकते थे, यानी कि इसका आंसर ये भी लिख सकते थे 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही तो जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर कैसे? बल का मात्रक न्यूटन, इधर विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर या फिर जूल। लेकिन हमें न्यूटन मीटर ना लिख के क्या लिखना है? जूल लिखना है। एक क्वेश्चन तो ऐसा। एक और क्वेश्चन करवाऊं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे करना है, यानी कि किसी 15 केजी वजन वाले थैले को धरती से उठाकर, किसी 15 केजी वजन वाले थैले को धरती से 1.5 मीटर उठाकर सिर पे रखा जाता है। किसी 15 केजी वजन वाले थैले को धरती से 1.5 मीटर उठाकर सिर पे रखा जाता है, तो उस थैले पर किए गए कार्य की गणना करो। देखो क्वेश्चन क्या है
मान लो एक 15 kg का थैला है, उसके अंदर कुछ भी डला होगा, उसका वेट कितना है 15 kg, और वो नीचे धरती पर रखा हुआ है। अब उस 15 kg के थैले को हम नीचे से उठा के ला रहे हैं, नीचे से उठाकर सिर तक ला रहे हैं, तो वो दूरी कितनी होगी 1.5 मीटर। 15 kg के थैले को नीचे से उठाकर सिर पे रख रहे हैं, 1.5 मीटर तक लेके आ रहे हैं, तो हमने कितना काम किया, उस थैले को उठाने में कितना कार्य किया। तो अब याद करो, मैंने जब कार्य के प्रकार पढ़ाए थे तो तीसरे नंबर का कार्य कौन सा था, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, और तीसरा काम था एक शून्य कार्य, चौथा काम गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। मैंने कहा था अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप किसी चीज को धरती से उठाकर ऊपर ला रहे हो या कोई वस्तु ऊपर से धरती की तरफ आ रही है, तो उस जगह आपको W का एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो है mgh। तो देखते हैं यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला क्या लगता है। आंसर, अगर आप W बराबर F इंटू S लगाओगे, तो यहाँ पर F तो है ही नहीं तुम्हारे पास में, ठीक है, हालांकि विस्थापन है लेकिन F नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैंने कहा था गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, थैला ऊपर लेके आ रहे हो, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध काम हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम हो रहा है, तो उस जगह पर आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, देखो F इंटू S, तो W इक्वल F, तो F का मान तो कितना आ जाएगा, F का मान आ जाएगा mg, क्योंकि हमने पढ़ रखा है F इक्वल ma होता है ना, तो एक के स्थान पर क्या यूज करोगे गुरुत्वाकर्षण के लिए g, तो F बराबर mg, उसका मान डाल दिया इनटू s, तो s की जगह ऊंचाई इस्तेमाल करेंगे, h इस्तेमाल करेंगे mgh, तो W का फॉर्मूला हो गया mgh, तो सबके मान डाल दो। m क्या है, m का मतलब द्रव्यमान कितना है 15, इंटू g का मान, क्वेश्चन में बताया कि मैंने g का मान लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना लेना है 10, 15, g का मान ले लिया 10, और हाइट कितनी कवर करोगे, हाइट कितनी देने की 1.5 मीटर, 1.5, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से 10 कैंसिल, तो W इक्वल 15 इंटू 15, कितना है 15 इंटू 15, तो 15 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 750, नहीं 15 इंटू 15, कितना आ जाएगा 225। W का मात्रा क्या होता है जूल, ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, मतलब 15 kg द्रव्यमान वाले थैले को धरती से ऊपर सिर तक उठाकर लाने में 1.5 मीटर उठाकर लाने में हमने 225 जूल कार्य किया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कार्य वाला टॉपिक तो खत्म, अब हम किस में चलते हैं, एनर्जी के अंदर। देखो ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, एनर्जी किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो वस्तुओं के बीच लगाई जाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो वस्तुओं के बीच लगाई जाती है जिसमें एक वस्तु की ऊर्जा नष्ट होती है
तथा तथा दूसरी वस्तु की ऊर्जा एक वस्तु की ऊर्जा नष्ट होती है तथा दूसरी वस्तु की ऊर्जा बढ़ती है। देखो क्या लिखा मैंने बोर्ड पर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो वस्तुओं के बीच लगाई जाती है जिसमें एक वस्तु की ऊर्जा नष्ट होती है तथा दूसरे वस्तु की ऊर्जा बढ़ती है। सबसे पहले आप बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल रिलैक्स होकर नॉर्मल तरीके से एनर्जी को समझने की कोशिश करो। ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी। इतना तो आप भी सोच सकते हो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मान लो हमारे सामने दो लड़के हैं, एक लड़के में एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है, एक लड़के में एनर्जी का लेवल कम है, तो दोनों को अगर समान कार्य समान समय के लिए दिया जाए तो उस समान समय में समान कार्य कोई एक लड़का बहुत जल्दी करके दिखा देगा, जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसके पास एनर्जी बहुत कम है वो कम तरीके से करेगा उसको। मान लो दो लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, वही पहले दौड़ पाएगा। या ये भी हो सकता है जिसके पास एनर्जी नहीं है वो दौड़ ही नहीं पाए। तो कार्य करने की क्षमता, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो कार्य अधिक करेगा। तो आप पता लगा सकते हो, जो काम ढंग से कर रहा है, जिसके पास काम करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है या कार्य करने की जो क्षमता है, दर है, उसे क्या बोला जाता है? ऊर्जा। अब ऊर्जा दो वस्तुओं के बीच में हो रही है। जैसे मैं ये कहूं कि कोई टेबल है और उस टेबल पर मैं धक्का लगा रहा हूँ, या कोई भी वाहन है, कार है, उसको मैं धक्का लगा रहा हूँ, तो मैं एनर्जी लगा रहा हूँ। और किसके ऊपर लगा रहा हूँ? टेबल के ऊपर। तो एनर्जी दो वस्तुओं के बीच में लगाई जाती है, लिखा है ऊर्जा दो वस्तुओं के बीच लगाई जाती है। तो मैं टेबल के ऊपर धक्का लगा रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी में क्या आ रही है? कमी। मेरी एनर्जी तो नष्ट हो रही है, एक की एनर्जी की कमी आती है, एक की एनर्जी बढ़ जाती है। तो मेरी एनर्जी में कमी आ रही है क्योंकि मेरे शरीर की ऊर्जा किसमें चली गई? टेबल में, और उसी एनर्जी के साथ टेबल आगे खिसक गई। तो मेरी ऊर्जा में तो कमी आई, मेरी एनर्जी तो नष्ट हुई। ठीक है, सॉरी, नष्ट का यूज नहीं कर सकते। एक वस्तु की ऊर्जा में कमी आती है तथा दूसरी वस्तु की ऊर्जा बढ़ती है। कहने का मतलब, मैं अगर टेबल के ऊपर या कार के ऊपर धक्का मार रहा हूं तो मेरी ऊर्जा उसमें जा रही है, तो मेरी एनर्जी तो क्या हो गई? कम हो रही है। कम इसलिए हो गई कि मेरी ऊर्जा किसमें चली गई? टेबल में, और उसी ऊर्जा के साथ टेबल आगे खिसक गई। तो एक वस्तु की ऊर्जा में कमी आती है और एक वस्तु की ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी आधार पर एक नियम निकाला गया और वो नियम था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है। देखो, अभी मैंने बताया ना कि एनर्जी क्या होती है? काम करने की क्षमता होती है। दो वस्तुओं के बीच में एनर्जी लेवल देखा जाता है। एक वस्तु में तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है? कम होता जाता है, और एक वस्तु का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। मतलब एक वस्तु की ऊर्जा दूसरी में जा रही है। तो उस बेस पर एक नियम बना दिया गया और वो नियम था ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इस नियम के अनुसार देखो क्या बात बताई गई है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हम। कोई बोले सर नष्ट तो हुई ना, हमने एनर्जी लगाई
तो हमारी नष्ट होगी, वो एनर्जी नष्ट नहीं हुई, वो एनर्जी कम हो गई, हमारी ऊर्जा दूसरी जगह चली गई ना। तो अब हमारी एनर्जी अगर दूसरी जगह नहीं जाती तब हम मानते हैं कि नष्ट हो गई, तो हमारी एनर्जी तो किसी और चीज में काम आ रही है, तो नष्ट थोड़ी हुई, वो तो स्थिति बदल गई, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में एनर्जी चली गई, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। इसलिए ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो, एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, उसको हमने बदल दिया, उस एनर्जी को हमने बदल दिया। जैसे एक पानी की बाल्टी है, उससे उसने उस बाल्टी से हमने नहा लिया, तो आप ये कहोगे क्या पानी नष्ट हो गया? नष्ट नहीं हुआ, उस पानी से हमने नहा लिया ना, पानी चेंज हो गया, तो नष्ट थोड़ी हुआ, नहाने के काम में आ गया। ऐसे ही ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न भी नहीं कर सकते। तो जो हम टेबल पर धक्का लगा रहे थे, क्या टेबल ने वो ऊर्जा उत्पन्न की थी क्या? वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई, वो हमने दी है। तो एनर्जी कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही एनर्जी को कभी नष्ट कर सकते हो, यानी कि कैन बी नाइदर क्रिएट एनर्जी एंड कैन बी नाइदर डिस्ट्रॉय एनर्जी, ठीक है। ओनली ऑन ट्रांसफर टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू वन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, सॉरी वन ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट या वन पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। ऐसे ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब हमारी एनर्जी अगर टेबल में चली गई, टेबल खिसक गई, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना, एक स्थिति से दूसरे में रूपांतरित हो गई। ये है ऊर्जा और ऊर्जा के बारे में नियम। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, अब ऊर्जा के कितने प्रकार हमें पढ़ना है, सुनो। सबसे पहले है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। नंबर 2 ऊष्मा ऊर्जा। नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा। नंबर 4 परमाणुीय ऊर्जा। नंबर 5 विद्युत ऊर्जा, ठीक है। नंबर 6 ईंधन ऊर्जा। ऐसे कई टाइप की एनर्जी है, पढ़ते हैं वन बाय वन। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहले कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा। नंबर 2 ऊष्मा ऊर्जा। नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा। नंबर 4 सौर ऊर्जा। नंबर 5 रासायनिक सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। नंबर 6 ध्वनि ऊर्जा। नंबर 7 ज्वारीय ऊर्जा। और नंबर 8 नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय या परमाणुीय ऊर्जा। नाभिकीय या परमाणुीय ऊर्जा। ये लो, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और नाभिकीय एवं परमाणुीय ऊर्जा। ये है ऊर्जा के प्रकार और ये सारे हमें डिटेल से पढ़ने हैं। ये जो 8 टाइप की एनर्जी है वो हमें वन बाय वन पढ़नी है, एक एक करके। नंबर 1 पर ले लेता हूं मैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, नोटिस करना। यांत्रिक जो ऊर्जा होती है ना, ये भी 2 प्रकार की है। यांत्रिक ऊर्जा में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार की कौन सी? एक तो गतिज ऊर्जा, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि
जो यांत्रिक ऊर्जा है वो भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो यांत्रिक ऊर्जा को कितने प्रकार में डिवाइड किया? 2 प्रकार। एक तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, एक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अभी तक हमें इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब समझते हैं। तो मतलब तो तब समझ में आएगा जब दोनों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे, उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों से ये जो कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, उसे ही मिला के क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, पहले बात करें किसकी? गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। नाम से पता लग रहा है गतिज ऊर्जा कहते हैं किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को। किसी वस्तु में गति के कारण, मान लो कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर वो वस्तु गति में आ जाती है, अब वो किसी भी कारण से गति में आई होगी, लेकिन अगर वस्तु गति में आ गई ना, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को बोला जाता है गतिज ऊर्जा। यानी कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं तुम्हें। एग्जांपल फर्स्ट, बहता पानी, बहता जल, बहती हवा या बहती वायु या बहती पवन। देखो बहता पानी, जो पानी बहकर जा रहा है ना, जैसे लहरों का पानी है, उस पानी में बहुत सारी एनर्जी होती है। पानी रुका हुआ है तब तो उसमें एनर्जी स्टोर है, लेकिन अगर वो पानी चलने लग गया ना, तो चलता हुआ पानी अपने साथ पता नहीं कितनी चीजों को उड़ाकर लेके जा सकता है। अगर चलता हुआ पानी जाकर किसी चीज से टकराता है तो चीजें गिर भी सकती है। तो चलते हुए पानी में, बहते हुए जल के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। और बहते हुए पानी में कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक उसी प्रकार बहती हुई हवा, सोचो जो हवा, जैसे आंधी तूफान आता है, वो बहती हुई हवा है, कितनी पावरफुल होती है वो। बहती हवा में, आंधी तूफान में कितनी एनर्जी होती है। वो अपने साथ किसी को भी, कई पेड़ उखड़ जाते हैं, ठीक है, कई छप्पर उड़ जाते हैं, कई कपड़े उड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो किससे उड़ रहे हैं? बहती हवा से। क्यों? क्योंकि बहती हवा में एक प्रकार की एनर्जी है, बहते जल में एक प्रकार की एनर्जी है, और वो एनर्जी आई है बहने से। यानी कि किसी रुकी हुई वस्तु में गति में आने से वो एनर्जी क्रिएट हुई है। तो बहते पानी में और बहती हवा में एक प्रकार की एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है। नंबर दो है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। सुनो, जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो पोटेंशियल ऊर्जा को किसे कहते हैं? किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखो कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हो, सब में एनर्जी स्टोर है, सब में ऊर्जा क्या होती है? स्थित होती है, तो उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो उस यांत्रिक ऊर्जा को चेंज किया जाता है किसमें? गतिज ऊर्जा। तभी तो इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाता हूँ इस चीज को, समझना ध्यान से। किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, सब में एनर्जी स्टोर है, बस जरूरत है उस एनर्जी को चेंज करने की। देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक लकड़ी है, ठीक है,
ये एक लकड़ी है या लकड़ी का दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर हमें एक कील स्थित करनी है। मतलब इस दरवाजे के अंदर ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, ऐसे समझ लो इस लकड़ी के टुकड़े में हमें कील ठोकनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस कील को उठाया, इस कील को उठाया और उसको अटैच किया किससे, इस लकड़ी से। ये तो क्या है, लकड़ी, और ये क्या है, कील। तो इस कील को अटैच करोगे किसके साथ, इसके साथ। कील को किसके साथ अटैच किया। अब हमने जैसे ही कील को यहाँ पर लगा रखा, हमने क्या किया, हथौड़ा उठाया। हमने क्या किया, हथौड़ा उठाया। अब नोटिस करना, देखना, दिमाग लगाना, जैसे हथौड़े को उठाओगे ना तो हथौड़ा अपने आप थोड़ी उठ के आएगा, हवा में उड़ के थोड़ी आएगा। हथौड़े पर हम बल लगाएंगे, हम उठा के लाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जितनी एनर्जी स्थित थी ना वो हथौड़े में चली गई, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। मतलब हमारी एनर्जी किस में जाके स्थित हो गई, हथौड़ों के अंदर, ठीक है। और जैसे हथौड़े को आप मारोगे ऐसे, तो हथौड़े में तो एनर्जी कहाँ से, हमने दी है, ठीक है। जैसे इसको हैमर करोगे आप, जैसे ही इसको हथौड़े से मारोगे ऐसे, मान लो ये हथौड़ा है, ये हमने पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है। जैसे इस चीज को हथौड़े से मारोगे तो ये कील अंदर चली जाएगी, मतलब कील में गति आ गई और गति से एक एनर्जी हो गई, और इस एनर्जी को पाकर कील कहां पर चली गई, कील इसके अंदर चली गई। तो देखो यहाँ पर दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। कैसे, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और जो वो वस्तु है ना, किसी वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो हमने कील इसके पास लगाई, हथौड़ा उठाया, तो हथौड़े को उठाने से हमारी बॉडी की एनर्जी किसमें चली गई, हथौड़े से। अब जैसे ही चोट मारोगे तो हथौड़े की एनर्जी कील के अंदर, तो ऐसे एनर्जी बातें, कील गति में आ गई, कील यहाँ से यहाँ घुसी, तो कील गति कर गई तो घुसी है ना, तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें चेंज हो गई, गतिज ऊर्जा के अंदर। स्थितिज ऊर्जा किसमें चेंज हो गई, गतिज ऊर्जा में। तभी तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा को, कि किसी वस्तु में स्थित या निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, गतिज ऊर्जा में। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल है। तभी यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। इसका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, एनर्जी एन, यानी कि एनर्जी ऑफ मैकेनिकल, एनर्जी ऑफ काइनेटिक प्लस एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, ये फॉर्मूला बनता है। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है, ठीक है। तो हमने एक एनर्जी का टाइप तो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी बच रहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ये हम कल की क्लास में पूरा करेंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए आपके नोट्स तैयार करो, इन चैप्टर्स को रीड करो, और जो भी कार्य के ऊपर न्यूमेरिकल है उनको भी सोल्व करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनर्जी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।